नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम जनरल बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों ही क्लासेस की थर्ड यूनिट को हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने पढ़ा था विभव रोधिका के बारे में पार्ट फर्स्ट में, और मुख्यतः हमने उसमें परावर्तन गुणांक के बारे में अध्ययन किया था। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े और आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज हम विभव रोधिका के सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है मुख्यतः पारगमन गुणांक से संबंधित है, यानी कि E ग्रेटर देन V नोट से। और पहला पार्ट जो था उसमें कंडीशन थी E की वैल्यू V नोट से थी कम। तो जनरल बीएससी का लेक्चर नंबर 8 है थर्ड यूनिट का, और बीएससी बीएड का लेक्चर नंबर है 7। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेकंड कंडीशन जो है जिसमें पार्टिकल की एनर्जी जो है वो विभव आपका है पोटेंशियल जो है उससे ज्यादा है, यानी ई ग्रेटर देन है वी नॉट। तो पारगमन और परावर्तन गुणांक किस प्रकार से आते हैं? तो जैसे सबसे पहले हमने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से तरंग फलन ψ1 और ψ2 के लिए, यानी क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के लिए जो समीकरणें बनाई थी और कुछ कांस्टेंट डिफाइन किए थे, वही काम अपने को दोबारा से करना होगा, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन अपने को चेंज करनी है। बस आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ और क्या कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ। बाकी सारा सिस्टम वही है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपके समझ में न आए। क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? -h²/2m d² ψ1/dx² बराबर E ψ1x। ये कब अप्लाई होगी? जब x जो है वो लेस देन है 0, यानी क्षेत्र फर्स्ट। तथा -h²/2m d² ψ2x/dx² प्लस v0 ψ2x बराबर E ψ2x जब x ग्रेटर देन 0, यानी क्षेत्र सेकंड। समीकरण नंबर आ गई 21। पहले पार्ट में हमने 20 नंबर समीकरण तक अध्ययन किया था। तो क्षेत्र 1 के लिए विभव का मान 0 होता है, इसलिए इसमें विभव का पद नहीं आया है, और क्षेत्र 2 के लिए विभव का मान 0 नहीं होता, इसलिए यहाँ पर विभव का पद आ चुका है। फिर इसके बाद हम कांस्टेंट मानते हैं k बराबर √2me/h², जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में k² बराबर माना था और यहाँ पर माना था मैंने α²। तो यहाँ पर मैं k डैश ले रहा हूँ, कारण बताऊंगा k डैश क्यों ले रहा हूँ। अलग ये है कि k डैश है वो अल्फा से अलग प्रॉपर्टी वाला है। बराबर √2me-v0/h²। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पिछले वीडियो के अंदर पहले पार्ट के अंदर मैंने ये माना था α² बराबर 2m-v0-ke/h², ये था अल्फा का मान। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर v0 - e है, और जो मैं k डैश की वैल्यू यहाँ ले रहा हूँ वो है e -v0, क्योंकि पहली कंडीशन में v0 e से बड़ा था, इसलिए हमने v0 - e किया और उसको हमने अल्फा माना। अब जो अपनी कंडीशन है वो उसमें e जो है पार्टिकल एनर्जी वो v0 से ग्रेटर देन है, बड़ी है, इसलिए मैं e -v0 ले रहा हूँ। तो जैसे α² के अंदर आगे माइनस आया था पिछली वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस मैंने यहां पर कॉमन ले लिया और E -v0 बना दिया। समीकरण नंबर आ गई 22। तो हमारी समीकरण क्या आ जाएंगी? d² ψ1/dx² प्लस k² ψ1 बराबर 0। समीकरण नंबर आ गई 23। d² ψ2/dx² प्लस k² ψ2 = 0। समीकरण नंबर 24। पिछले पार्ट के अंदर यहाँ पे आया था -α²। क्यों? क्योंकि वहां पर जो v0 की वैल्यू थी वो क्या थी? e से बड़ी थी, तो माइनस कॉमन लेना पड़ा मेरे को, और यहाँ पर ये अपोजिट हो गया तो प्लस हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर मैंने इसको k डैश मान लिया है। अब इसके हल मानेंगे समीकरण 23 और 24 के। तो समीकरण 23 और 24 के व्यापक हल क्या होते हैं? ψ1 ae⁻kx प्लस be⁻kx। समीकरण नंबर 25। ये वैसे ही मानने जैसे पीछे वाले पार्ट के अंदर हमने मानने थे। ψ2 बराबर ce⁻k' और पीछे वाले में था αx प्लस de⁻k'। समीकरण नंबर आ गई 26। अब ये जो ABCD हैं ये सारे स्वैच्छिक नियतांक हैं, यानी इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, जैसे भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आवश्यकता हो।
समीकरण 25 जो है उसमें आपको ये पता लग रहा है कि एक माइनस का है और एक है प्लस का। माइनस वाला परावर्तन को डिनोट करता है हमेशा ही, क्योंकि वो इस पे आएगा, टकराएगा और वापस जब जाएगा तो माइनस एक्स में जाएगा, तो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाला जो पद है ए की आयोटा के एक्स, इसका मतलब है ये आपतन हो रहा है इसमें, और यहाँ पर विभव रोधिका पे आता है, और ये वाला पद कह रहा है कि यहाँ से ये टकरा के वापस चला जाएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पद है पारगमन को, यानी इसको पार करके प्लस एक्स में चला जाएगा, लेकिन ये वाला पद आपको ये कह रहा है कि ये वापस से परावर्तन होगा। तो हमें सिर्फ इसको ही देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। समीकरण 25 में कण बाईं ओर से आपतित है, अतः x<0 के लिए आपतित तरंग व विभव CD से परावर्तित तरंग दोनों का अस्तित्व हो सकता है। यानी समीकरण जो 25 है उसमें इन दोनों का अस्तित्व होगा। लेकिन समीकरण 26 में x>0 पर परावर्तित तरंग का अस्तित्व नहीं हो सकता। भाई x>0 यानी यहाँ है, जब इसको ये पार कर लेगा तो आगे ये तो पार ही जाएगा, पारगमन ही होगा, टकरा के किससे आएगा, विभव रोधिका तो यहाँ है। इसका मतलब जो माइनस वाला पद है वो नहीं होना चाहिए, और इसलिए डी का मान हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 0। इसी को स्वैच्छिक नेतांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमने 0 रख ली है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास सिर्फ बचेगी समीकरण 26 में sin2x बराबर सी ई की आयोटा k डैश x। और अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट के अंदर हमने c की वैल्यू को 0 किया था और हमने इसको लिखा था। तो हमारे पास समीकरण नंबर 25 और 26 जो है वो हो जाएंगे किस प्रकार से, sin1x बराबर a e की आयोटा kx प्लस b e की माइनस आयोटा kx, और d का मान 0 करने के बाद sin2x बराबर c e की आयोटा k डैश x। समीकरण नंबर होगी 28। अब ये sin1 और sin2 के मान आने के बाद यहाँ पर आप तरंग फलन यानी sin1 और sin2 पे जो बाउंड्री कंडीशन सप्लाई होती हैं, सातंत्य समीकरण जो इन पे सातंत्य प्रतिबंध जो अप्लाई होती हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों तरंग फलन x बराबर 0 पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, sin1 बराबर sin2, और इनका अवकलन भी इनका अवकलन भी एक दूसरे के बराबर। तो समीकरण 27 से क्या होगा देखें, जब आप sin1 बराबर sin2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 0 रखते ही ये x का मान यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यानी इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपको मिलेगा a प्लस b बराबर c। यहाँ से आपको समीकरण नंबर 29 प्राप्त हो जाएगी। फिर समीकरण नंबर 27 और 28 से आपको क्या करना है, इनके अवकलन जो हैं, फर्स्ट अवकलन वो एक दूसरे के इक्वल रखने हैं। तो यहाँ पर अवकलन जब हम करेंगे तो e की x का e की x ही आता है, लेकिन ऊपर जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आयोटा k आएगा, और यहाँ से माइनस आयोटा k आएगा दूसरे से, और यहाँ से आएगा आयोटा k डैश। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन मिलेगी। अब थोड़ा सा इसमें आपको मैं बताऊं कि जो आयोटा k यहाँ पर एक तो e के साथ आएगा, e की पावर में आएगा, और एक आएगा सामने यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आगे आएगा वो सभी से कॉमन लेके हम हटा देंगे, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आ गया, लेकिन जो ऊपर आएगा यहाँ पर e की आयोटा kx जो आएगा, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करें x बराबर 0 के लिए। तो उस पावर्स में आप x का मान 0 पुट करेंगे तो वो सारे 1 वैल्यू आपको देंगे। आपके पास बचेगी समीकरण नंबर 30। समीकरण 29 और 30 को आपको अब जोड़ना है, यानी यहाँ से आपको इन कांस्टेंट के मान ज्ञात करने हैं। जब आप इनको जोड़ोगे तो a प्लस बी बराबर आएगा c, और यहाँ से देखें a माइनस बी बराबर ये k डैश अपॉन k हो जाएगा यहाँ पर पक्षांतरण से, और जब जोड़ेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a बराबर यहाँ आएगा c 1 प्लस k डैश अपॉन k, c आ जाएगा कॉमन यहाँ पर, और c बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k अपॉन k प्लस k डैश, और इनटू में आ जाएगा a। यहाँ से हम इसका लघुत्तम लेके पक्षांतरण कर देंगे, समीकरण नंबर आ जाएगी 31। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा, c इजकल टू 2k अपॉन k प्लस k डैश a, समीकरण नंबर 31। और इसको आप c अपॉन a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप इसको इधर ले आते हैं तब। और अब एक बार आप समीकरण 29 और 30 को आपस में घटाते हैं तो आपको अलग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। जब आप घटाएंगे तो आपके पास a कैंसिल आउट हो जाएंगे और b जो है वो जुड़ जाते हैं। तो आपके पास क्या आएगा 2b इजकल टू c 1 माइनस k डैश अपॉन k, और यहाँ से b इजकल टू आएगा c, और 2 इधर चला जाएगा नीचे, लघुत्तम आप ले लेंगे साथ में, तो k माइनस k डैश अपॉन आ जाएगा 2k। और फिर आप क्या करते हैं, c की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी अभी ये वाली, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे
इसकी जगह यहाँ पे जो सी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आपको पी और ए के अंदर एक इक्वेशन मिलेगी b इजकल टू के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश इंटू ए। समीकरण नंबर होगी 32। अब आप यहाँ से b अपॉन ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। b अपॉन ए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो समीकरण नंबर 31 थी यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं c अपॉन ए की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण 27 और 28 से x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगा, J बराबर v, यहाँ पे वेलोसिटी है, a मोड स्क्वायर माइनस b मोड स्क्वायर जब x का मान 0 से कम हो, समीकरण नंबर 33, और J बराबर v डैश क्योंकि ये k डैश के लिए है, c मोड स्क्वायर जब x का मान ग्रेटर देन हो 0, समीकरण नंबर आ गई 34, जहां पर v बराबर h क्रॉस k अपॉन m है और v डैश बराबर है h क्रॉस k डैश अपॉन m। कणों के क्षेत्र के संगत इनका है वेग। अब आपके सामने समीकरण नंबर 33 और 34 आ चुकी है। इन दोनों से आपको परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक ज्ञात करने हैं। फिर इन दोनों को जोड़ते हुए टोटल आपको बताना है कि कितना होता है। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का जो टोटल है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम ज्ञात करेंगे परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक कैसे मिलेंगे, आप जानते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है sin1x के अंदर जो प्रथम क्षेत्र के लिए है उसमें एक आपतन का है और एक है परावर्तन का। आपतन वाला कोफिशिएंट है आपका a और परावर्तन वाला कोफिशिएंट आपका b। तो यहां से आप क्या करेंगे, परावर्तन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, b अपॉन ए आप कर लेंगे, यानी इसका प्रायिकता आपको निकालनी है तो इसका मोड का स्क्वायर आप करेंगे, b मोड स्क्वायर अपॉन ए मोड स्क्वायर, और यहाँ से जो b अपॉन ए की वैल्यू है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं b अपॉन ए की वैल्यू है k माइनस के डैश अपॉन k प्लस के डैश। तो यहाँ पे आप रख देंगे और ये r की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। जब आप इसमें k और k डैश की जो वैल्यू हमने मानी थी वो रखेंगे तो आपके पास आएगी समीकरण नंबर 35। कैसे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो वीडियो को आप स्टॉप करके और इसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ये हल हुआ है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। इसके अनुसार जब आपतित कण की ऊर्जा E बराबर 0 होती है, देखिए कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा है, इस फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं तो अगर V0 बटा E आ रहा है यहाँ पे, अगर V0 और E दोनों होते हैं इक्वल, यानी V0 और E अगर इक्वल होते हैं तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, यानी कि यहां पर बन जाएगा 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0, यानी 1 बटा 1, यानी कि R बराबर आएगा 1, यानी ये टोटल परावर्तन को ही दिखाएगा। तब R बराबर 1 होगा। जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है R का मान कम हो जाएगा, लेकिन जब E का मान 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये E का मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होता है, तब भी परावर्तन की प्रायिकता परिमित होती है, यानी 0 नहीं होता परावर्तन, कुछ ना कुछ परावर्तन होता ही है, यानी R ग्रेटर देन 0। आता है E ग्रेटर देन V नोट वाले कणों का कोई पुंज जब विभव CD पर आपतित होता है तो इनमें से कुछ कण E ग्रेटर देन V नोट होते हुए भी परावर्तित हो ही जाते हैं। अतः विभव CD को हम इसलिए विभव रोधिका भी बोलते हैं, क्योंकि वो उनको में अवरोध पैदा करती है, उन जो पुंज है उनमें अवरोध पैदा करती है और वापस से उनको कुछ ना कुछ परावर्तन जरूर करती है। लेकिन यदि जो E का मान है, पार्टिकल की एनर्जी है, वो V नोट से आए, उस कंडीशन में K और K डैश है वो लगभग बराबर हो जाते हैं और R बराबर 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तन है वो 0 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपके पास K बराबर K डैश हो जाएगा, जब E का मान काफी ज्यादा बड़ा हो V नोट से, तो इस फॉर्मूले से R का मान आपको मिलेगा 0, यानी परावर्तन फिर नहीं होगा। तो पारगमन गुणांक कैसे ज्ञात करें, पारगमन गुणांक के लिए जो अपने समीकरण नंबर है 32, उसमें आप देख सकते हैं T बराबर J पारगमन अपॉन J इंसिडेंट, यानी J पारगमन वाले के लिए क्या था, V डैश C मोड स्क्वायर अपॉन V A मोड स्क्वायर। V से भी है वो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है V डैश, ध्यान से देखेंगे V डैश है बटे में है V, तो V डैश है वो K डैश के रिस्पेक्ट में है और V है वो K के रिस्पेक्ट में है। फिर जब आप C अपॉन A की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C अपॉन A की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर C अपॉन A 2K अपॉन K प्लस K डैश, यानी 4K स्क्वायर और K प्लस K डैश का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K स्क्वायर अपॉन K प्लस K डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो H क्रॉस अपॉन M से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, T बराबर बचेगा K डैश अपॉन K,
4k स्क्वायर अपॉन k प्लस k डैश की स्क्वायर, और एक k से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। t बराबर आएगा 4k k डैश अपॉन k प्लस k डैश की होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गई 36। फिर k और k डैश का जब मान आप रखेंगे आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपके पास t बराबर आएगा 4 अंडर रूट 1 माइनस वी नोट अपॉन ई बटे में 1 प्लस अंडर रूट वी 1 माइनस वी नोट अपॉन ई का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट और टोटल ये होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गई 37। यहाँ ये आ चुका है पारगमन गुणांक का मान, और ये भी पारगमन गुणांक का मान है। ये k डैश के अंदर है और ये आप पार्टिकल और विभव के अंदर है। इसी प्रकार से r का मान भी यहाँ पर आ चुका है, ये देख सकते हैं। अब जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी पारगमन और परावर्तन गुणांक को जब ऐड करते हैं समीकरण 35 और 36 को जोड़ने पर, यानी r प्लस टी जब हम करते हैं और करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऐड करने के बाद फिर लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पर अपने पास आएगा k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर प्लस 2k k डैश अपॉन k प्लस k डैश की होल स्क्वायर। और ये वैल्यू आने के बाद आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला पद है ये k प्लस k डैश यानी a प्लस b की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर k प्लस k डैश की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और इनका फॉर्मूला जो है वो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे है ही, तो ये हो जाएंगे 1 के बराबर, यानी r प्लस टी है वो 1 के बराबर है। यानी पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक का जो टोटल है वो 1 के बराबर है। उसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रायिकता है वो संरक्षित रहती है यहाँ पर विभव रोधिका के अंदर। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं। r का k डैश के साथ परिवर्तन किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपका परावर्तन गुणांक है उसका k डैश अपॉन k के साथ कैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है, चरघातांकी रूप से ही है। और r का e अपॉन वी नोट के साथ कैसा ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन ग्राफ को अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे है परावर्तन गुणांक और यहाँ पर है आपकी e अपॉन वी नोट, यानी परावर्तन गुणांक जो है यहाँ पर e अपॉन वी नोट की वैल्यू जब 1 होती है तो परावर्तन गुणांक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। फिर अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होने लग जाती है तो ये घटने लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं t इक्वल टू 1, जब e है वो वी नोट से काफ़ी बड़ा हो जाए तो k डैश बराबर k होता है, वहाँ पे जो r का मान है वो 0 हो जाता है और t का मान है वो 1 के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में विभव रोधिका से पूर्ण रूप से पारगमन ही होगा, कोई परावर्तन नहीं होता। फिर पारगमन गुणांक का k डैश अपॉन k के साथ परिवर्तन दिखाएं तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे जैसे परावर्तन वाले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे परावर्तन वाले थे उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाते हैं इनके ग्राफ। तो ग्राफ को बड़े ध्यान से देखें, ग्राफ अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा टॉपिक विभव रोधिका, जिसमें हमने पारगमन और परावर्तन गुणांक के बारे में अध्ययन किया, कैसे परावर्तन होता है, कैसे पारगमन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और सभी विद्यार्थियों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, आपको पता लगता रहे और आपकी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।